हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का अपना टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा न्यूक्लिक अम्ल की डिस्कवरी किसने की थी, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सर्वप्रथम पीयूष सेल में न्यूक्लिक एसिड की खोज की। यह सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लिन नाम दिया गया। बाद में इनकी अम्लीय प्रवृत्ति पता लगने पर इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा गया। तो हमारे फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने 1869 में सर्वप्रथम पीयूष सेल मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर पीयूष सेल, यहाँ पर कहने का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। इस पीयूष सेल को ही हम वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं। तो सर्वप्रथम इसी पीयूष सेल में न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई और कहा गया है कि ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और इन्हें पहले न्यूक्लिन नाम दे दिया गया था। लेकिन बाद में इनकी अम्लीय प्रवृत्ति पता लगने पर, इस न्यूक्लिक एसिड के बाद में अम्लीय प्रवृत्ति पता लगने पर इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा गया। तो इस प्रकार से इसका डिस्कवरी हुआ स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम हमारे फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने पीयूष सेल यानी कि हमारे वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लिक एसिड की खोज की और इन्होंने पहले उसे न्यूक्लिन नाम दिया, लेकिन बाद में इनकी अम्लीय प्रवृत्ति पता लगने पर इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहा गया। तो इस प्रकार से हमारा न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज हुई थी। तो आखिरकार हमारा न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूक्लिक एसिड के तीन डेफिनेशन देखेंगे। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन और थर्ड डेफिनेशन। तो इसमें फर्स्ट हमारा डेफिनेशन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस से बने वह वृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अपने एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे वृहद अणु मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सभी एलिमेंट्स से मिल कर के बने होते हैं और जो अपनी एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं, उसी को ही हम न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाभिकीय अम्ल भी कहते हैं। तो होता है हमारे इसका फर्स्ट डेफिनेशन न्यूक्लिक एसिड का। और वहीं पर इसका यदि हम सेकेंड डेफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से है, वे कंपाउंड जो आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करते हैं न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो आनुवांशिक गुण, तो हमारा आनुवांशिक गुण क्या होता है, इसमें हमारा जीन्स, डीएनए, आरएनए ये सभी आनुवांशिक गुण आते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करें वो हमारे न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। तो हमारा इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड का सेकेंड डेफिनेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि ऐसे कंपाउंड जो आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, हमारे डीएनए, आरएनए इन कंपाउंड का जो स्थानांतरण करते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण करते हैं, उसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड यानी कि हमारा नाभिकीय अम्ल कहते हैं। देन इसमें हमारा थर्ड डेफिनेशन, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर थर्ड डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो न्यूक्लिक अम्ल होता है न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसको इस थर्ड पॉइंट में कहा गया है, अर्थात न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार से हमने न्यूक्लिक एसिड का तीन डेफिनेशन देखा। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारा कुछ इस प्रकार से था, जिनमें ऐसे वृहद अणु यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल जिनमें कुछ इस प्रकार से एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी एलिमेंट उपस्थित हों तथा जो अपनी एसिडिक नेचर को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के हम कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल कहते हैं। देन हमने देखा इसका सेकंड डेफिनेशन, जो ऐसे कंपाउंड जो आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण करें उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसके बाद थर्ड देखा, इसमें हमने ऐसे मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा इसका थर्ड डेफिनेशन हो गया। देन चलिए देखते हैं आखिर ये न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है, उसको चलिए देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल कंपोनेंट से मिल करके बने होते हैं। तो हमारा जो न्यूक्लियोटाइड है इनमें 3 केमिकल कंपोनेंट होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है हमारा क्षारक यानी कि बेस, सेकेंड होता है हमारा शर्करा यानी कि शुगर और थर्ड होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड में कुछ इस प्रकार से 3 केमिकल कंपोनेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा क्षारक, सेकेंड शर्करा और थर्ड होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप। कुछ प्रकार से एक न्यूक्लियोटाइड में हमारा
बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना। इसी प्रकार देखिए अनेक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, इसी प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, जुड़ करके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारा हो गया बेस, शुगर, फॉस्फेट, यह हो गया हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। फिर देखिए हमारा फिर से बेस, शुगर, फॉस्फेट हो गया हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। फिर से हमारा थर्ड यूनिट है, इसमें बेस, शुगर, इधर हमारा फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड यूनिट को लिया गया, लेकिन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और इसी को हमने थर्ड डेफिनेशन में भी देखा था कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं न्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के यूनिट आपस में जुड़ करके न्यूक्लिक अम्ल या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा न्यूक्लिक एसिड जो है अनेक न्यूक्लियोटाइड के यूनिट से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो चलिए इसमें अगला देख लेते हैं अपना न्यूक्लियोप्रोटीन। आखिरकार न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, तो हमारा जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होता है। देखिए इसमें इस पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोप्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। तो यदि हमें न्यूक्लिक एसिड प्राप्त करना है तो इस न्यूक्लियोप्रोटीन के यदि हम जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उससे हमें प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसमें हमारा अगला पॉइंट, इस न्यूक्लियोप्रोटीन में हमारा अगला पॉइंट है, न्यूक्लियोप्रोटीन का नॉन प्रोटीन पार्ट न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन पार्ट प्रोटामिन से बना होता है। तो हमारा जो न्यूक्लियोप्रोटीन में नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो न्यूक्लिक एसिड होता है और हमारा जो प्रोटीन पार्ट होता है हमारा प्रोटामिन से बना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन का कुछ पॉइंट्स इसमें हमने देखा न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में। तो आप सभी को लग रहा कि होगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड कुछ नहीं स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड में हमारा डीएनए, आरएनए ये सभी कंपाउंड आते हैं। इस पर इसी मतलब हमारा डीएनए, आरएनए ये सभी हमारे न्यूक्लिक एसिड के अंतर्गत आते हैं। यही होता है हमारा न्यूक्लिक एसिड। तो चलिए इसमें देख लेते हैं हम अपना न्यूक्लिक एसिड का यूनिट्स, हमारे नाभिकीय अम्ल के यूनिट्स को देख लेते हैं। हमारे नाभिकीय अम्ल के अंतर्गत हमारे क्या क्या आते हैं, हमारा शर्करा, क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप आते हैं। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर कि हमारा जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड यानी कि इसी न्यूक्लियोटाइड के हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है हमारा क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप। तो इसी केमिकल कंपोनेंट के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से फर्स्ट है हमारा शर्करा यानी कि शुगर। न्यूक्लिक एसिड में केवल 2 शुगर आइसोलेट की गई हैं। तो हमारे न्यूक्लिक एसिड में केवल 2 शुगर पाई जाती हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा डी राइबोस शुगर और सेकंड है हमारा 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो देखिए इसमें अगला पॉइंट, आरएनए में डी राइबोस शुगर तथा डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर पाई जाती है। तो जैसे कि आपको पता होगा हमारा जो आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसलिए यहाँ पर हमारा डी राइबोस शुगर इसमें पाया जाता है तथा हमारा जो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है हमारा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप सभी को इन आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा, इसलिए डीएनए में हमारा डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। तो होता है हमारा आरएनए और डीएनए कुछ इस प्रकार से शर्करा क्या होती है, पाई जाती हैं। देन देखिए यहाँ पर आरएनए और मतलब डी राइबोस और 2-डीऑक्सी राइबोस का केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम डी राइबोस के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से 3 कार्बन श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और फर्स्ट कार्बन के साथ हमारा HO ग्रुप जुड़ा होता है और सेकंड कार्बन के साथ हमारा HOH ग्रुप जुड़ा होता है और यहाँ पर हमारा CHOH ग्रुप का 3 मॉलिक्यूल क्या होता है, जुड़ा होता है। लास्ट हमारा CH2OH समूह क्या होता है, जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से हमारा डी राइबोस की संरचना होती है, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। वहीं पर यदि हम 2-डीऑक्सी राइबोस में देखें तो यहाँ पर जैसे हमारा 3 कार्बन श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमारा 4 कार्बन श्रृंखलाएं आपस में जुड़े होते हैं। कुछ प्रकार से 1, 2, 3, 4 करके 4 कार्बन श्रृंखलाएं आपस में जुड़े होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा डी राइबोस में CHO ग्रुप था, तो यहाँ पर भी हमारा CHO ग्रुप होगा।
लेकिन यहाँ पर सेकेंड कार्बन ऐड हुआ है, 2 डीऑक्सीराइबोस हमारा सेकेंड कार्बन ऐड हुआ है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है CH2 ग्रुप। लेकिन देखिए यदि यहाँ पर हमारा इस डी राइबोस में सेकेंड कार्बन में क्या था, CHOH का 3 मॉलिक्यूल था, तो यहाँ पर 2 डीऑक्सीराइबोस के थर्ड कार्बन में हमारा CHOH का 2 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट टाइम जैसे इसका CH2OH है तो यहाँ पर इसके लास्ट में भी हमारा CH2OH है। तो लगभग इनकी जो संरचना है एक ही प्रकार की, जस्ट इसमें सेकेंड कार्बन ऐड हुआ है और यहाँ पर जैसे CHOH का 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर CHOH का 3 मॉलिक्यूल लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो किस प्रकार से हमारा डी राइबोस और 2 डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार से देखा हमने शर्करा यानी कि हमारे न्यूक्लिक एसिड में पाए जाने वाले शुगर को हमने देखा, जो 2 प्रकार के होते हैं, डी राइबोस और 2 डीऑक्सीराइबोस। चलिए इसमें सेकेंड देख लेते हैं अपना क्षारक यानी कि बेस। तो हमारा क्षारक, हमारे न्यूक्लिक एसिड में 2 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, एक हमारा प्यूरिन क्षारक, एक होता है हमारा पिरिमिडिन क्षारक। तो प्यूरिन क्षारक के अंतर्गत आता है हमारा एडेनिन ग्वानिन, और पिरिमिडिन क्षारक के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा पिरिमिडिन क्षारक के अंतर्गत आता है आपका यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे क्षारक होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्यूरिन और पिरिमिडिन के यूनिट्स को क्या दिया गया है, बेंजीन स्ट्रक्चर दिया गया है। तो हमारा जो एडेनिन जैसे कि हमने देखा हमारा प्यूरिन जो क्षारक होता है उसका यूनिट होता है, तो कुछ इस प्रकार से इसका बेंजीन स्ट्रक्चर होता है। और वहीं पर हमारा ये जो यूरेसिल, थायमिन है हमारा पिरिमिडिन क्षारक है, तो इस प्रकार से इसका बेंजीन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर यूरेसिल और थायमिन का जो बेंजीन स्ट्रक्चर है लगभग सेम है, जस्ट इसके जो बेंजीन के यहाँ पर का जो पोजीशन है, इसमें थायमिन में आपको CH3 ग्रुप लगा देना है, बाकी सब इधर का जो एलिमेंट है इसको आपको एज इट इज़ लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार से हमारा यूरेसिल और थायमिन का जो स्ट्रक्चर होता है लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर एडेनिन में देखें तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स है। इसको 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में फिट होगा। तो किस प्रकार से हमारा एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन का मतलब बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, इसको आप 3-4 बार कम से कम बना करके देखोगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा स्टूडेंट्स, हमने पिरिमिडिन क्षारक देखा हमने और प्यूरिन क्षारक देखा। तो इस प्रकार से हमारा न्यूक्लिक एसिड में हमारे शर्कराएँ तथा क्षारक क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल। तो हमारे नाभिकीय अम्ल मुख्यतः क्या होता है, हमारे नाभिकीय अम्ल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, हमारा DNA, RNA, यही सभी कंपाउंड क्या आते हैं। हमारे न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाभिकीय अम्ल के अंतर्गत हमारे DNA, RNA कंपाउंड आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो स्टूडेंट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसा हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।